आज हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक जबरदस्त और बहुत ही मजेदार व्यंग्य कहानी श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी के बारे में। हाँ। हमारे हाथ में इस कहानी का पूरा टेक्स्ट है और सच कहूँ तो इसे पढ़ के मजा आ गया। मजा इसलिए भी आता है क्योंकि ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। बिल्कुल। निराला जी ने लगभग 100 साल पहले समाज के जिस पाखंड पर उंगली उठाई थी, वो पाखंड आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद है। बस शायद उसने नए कपड़े पहन लिए। बिल्कुल सही कहा और यही आज की हमारी पड़ताल का मुख्य सवाल है। एक गांव की जमींदार की बेटी जो प्रेम में असफल रही, वो अपने समय की सबसे ताकतवर और सम्मानित महिलाओं में से एक ऐसे बन गई। आज हम इसी सफर के पीछे छिपे पाखंड, महत्वाकांक्षा और समाज के दोहरेपन को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। और इस कहानी में एक लाइन बार बार आती है जो हर अजीबोगरीब बात को जायज ठहरा देती है, धर्म की रक्षा के लिए। और ये जो लाइन है ना, धर्म की रक्षा के लिए, ये पूरी कहानी की चाबी है। चाबी है, हाँ। निराला जी ने इसे एक ऐसे ताले की चाबी बना दिया है जिससे कोई भी दरवाजा खोला जा सकता है, चाहे वो स्वार्थ का हो, लालच का हो या सामाजिक दबाव का। तो चलिए इस कहानी के किरदारों की दुनिया में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है श्रीमती गजानन शास्त्रिणी से, जो पंडित गजानन शास्त्री की चौथी पत्नी है। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। चौथी? एक तरफ 45 साल के पंडित जी और दूसरी तरफ 16 साल की लड़की, और इसे सही ठहराने के लिए क्या कहा गया? वही, धर्म की रक्षा के लिए। मतलब कमाल का पाखंड है। यहीं से निराला जी ने व्यंग्य का माहौल तैयार कर दिया है। ये पहली ही लाइन एक तमाचा है। हाँ। और बात सिर्फ शादी तक नहीं रुकती। पंडित जी वैद्य है, लेकिन उन्होंने अपनी दुकान का साइन बोर्ड अपनी युवा पत्नी के नाम से लगा रखा है, श्रीमती गजानन शास्त्रिणी। अच्छा। और फिर यही 16 साल की लड़की, जिसे दुनिया का कोई अनुभव नहीं है, वो पातिव्रत्य जैसे गंभीर विषय पर लेख लिख रही है। वाह। हर कदम पर धर्म को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना है जिसके पीछे आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये श्रीमती शास्त्रिणी बनी कैसे? इनकी कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल अलग नाम से, सुपर्णा। चलिए इनके अतीत में चलते हैं। सुपर्णा बनारस के पास एक गांव के जमींदार पंडित राम खिलावन की बेटी है, तेज तरार और पढ़ी लिखी। हाँ, सुपर्णा का किरदार आम गांव की लड़की जैसा नहीं है। उसमें एक जमींदारी अकड़ है। उसके पिता ने उसे संस्कृत पढ़ाई है, इसलिए वो गांव की दूसरी लड़कियों पर अपनी विद्वता का रौब भी डालती है। वो महत्वाकांक्षी है। बिल्कुल। उसे पता है कि वो दूसरों से अलग है और वो एक साधारण जीवन नहीं जीना चाहती। और इसी गांव में उसकी जिंदगी में आता है मोहन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र, जो उस दौर की मशहूर साहित्यिक धारा छायावाद से बहुत प्रभावित है। हाँ, निराला जी ने बड़ा मजेदार जिक्र किया है। हाँ। कि उस दौर के लड़के कवि पंत के नाम की माला जपते थे और प्रसाद और पंत के ऊपर लड़ाइयां तक लड़ लेते थे। सही। तो मोहन उसी दौर के बौद्धिक और रोमांटिक युवा का प्रतीक है। वो शर्मीला है, संवेदनशील है और पंत की तरह ही संकोची स्वभाव का है। एक तरह से वो सुपर्णा के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट। सुपर्णा सीधी बात करने वाली और साहसी है, जबकि मोहन वो सपनों की दुनिया में लेता है। और एक दिन सुपर्णा एक ऐसा कदम उठाती है जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो मोहन को बाग में बुलाती है और सीधे सीधे कहती है, मुझे यहाँ से कहीं ले चलो, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। ये सुपर्णा के चरित्र का सार है। वो सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल। वो इंतजार नहीं कर रहे कि कोई आएगा और उसे बचाएगा। वो खुद अपनी कहानी लिख रही है। लेकिन यहाँ पर आदर्शवाद और यथार्थ की एक जबरदस्त टक्कर होती है। हाँ, मोहन का जवाब इस पूरी रोमांटिक सीन की हवा निकाल देता है। वो कहता है, खाएंगे क्या? बस एक सवाल और पूरी प्रेम कहानी जमीन पर आ गिरी। बिल्कुल। मोहन प्रेम की बड़ी बड़ी बातें तो कर सकता है, लेकिन जब जिम्मेदारी उठाने की बात आती है तो वो व्यवहारिक हो जाता है। और शायद यही वो पल है जब सुपर्णा को पहली बार एहसास होता है कि सिर्फ प्रेम और आदर्शों से दुनिया नहीं चलती। उसे समझ आता है कि अगर शक्ति चाहिए तो रास्ता दूसरा अपनाना होगा। ये जवाब उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभ जाता है, जो बाद में उसके सारे फैसलों को प्रभावित करता है। और कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से आता है। इन दोनों की मुलाकात तकवाहा नाम का एक नौकर देख लेता है। तकवाहा, हाँ। और निराला जी लिखते हैं कि वो ये बात पंडित राम खिलावन को व्याख्या समेत बताता है। ये व्याख्या समेत शब्द बहुत दिलचस्प है ना? इसका मतलब उसने सिर्फ चुगली नहीं की, उसने पूरी कहानी बना दी। हाँ, और यही तो निराला का कमाल है। वो दिखा रहे हैं कि जानकारी जब एक व्यक्ति से दूसरे तक जाती है तो कैसे बदल जाती है। हाँ। खासकर जब बताने वाले का अपना कोई स्वार्थ हो। व्याख्या समेत का मतलब है कि नौकर ने सिर्फ ये नहीं बताया कि दोनों मिले, बल्कि अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाया। अच्छा। उसके क्या
क्या मतलब हो सकते हैं ये बताया और उसके भयानक परिणामों की एक तस्वीर भी मालिक के सामने खींच दी। उसने सलाह भी दी कि पानी की भरी खाल है, कल क्या हो जाए। मतलब लड़की की इज्जत का मामला है, जल्दी कुछ कीजिए। बिल्कुल। और फिर वही ढाल सामने आती है, धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा। पंडित रामखेलावन को असल में अपनी इज्जत की चिंता है। उन्हें डर है कि सुपर्णा गर्भवती हो सकती है, लेकिन वो इसे धर्म और कुल की मर्यादा का नाम देकर आनन फानन में बनारस के लिए एक वर खोजने निकल पड़ते हैं। यही कहानी में एक और शानदार किरदार की एंट्री होती है, बिचौलिया पंडित गदाधर। हाँ, गदाधर जी। बनारस में इन्हीं के जरिए रामखेलावन की मुलाकात पंडित गजानन शास्त्री से होती है। शास्त्री जी एक साधारण वैद्य है जिनकी तीसरी पत्नी का देहांत हो चुका है, लेकिन दिखावा करने में माहिर है। खुद को बड़ा और धार्मिक साबित करने के लिए शाम को रामायण की कथा करते हैं। बिल्कुल। और ये बिचौलिया गदाधर तो आज के जमाने का कोई बड़ा कॉर्पोरेट नेगोशिएटर लगता है। सही बात है। वो दोनों पार्टियों को अपनी अपनी तरह से साधता है। रामखेलावन से कहता है कि शास्त्री जी तो बड़े आदमी हैं, दहेज नहीं लेंगे, बस बनाओ की बात है, और 2,500 रुपए तय कर देता है। यहाँ निराला ये दिखा रहे हैं कि कैसे हमारे समाज में रीति रिवाज और परंपराएं खुद एक बाजार बन गई हैं। सही। गदाधर इसी बाजार का खिलाड़ी है। जैसे ही रामखेलावन शादी में जल्दबाजी दिखाते हैं, गदाधर तुरंत समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। बिल्कुल। वो तुरंत शास्त्री जी की दिवंगत पत्नी की बरखी और ब्रह्म भोज का बहाना बनाकर रकम बढ़ा देता है और 3,000 रुपए और ऐंठ लेता है। मतलब धर्म और शो के नाम पर यहाँ शुद्ध व्यापार हो रहा है। बिल्कुल। मिलने का दृश्य तो एक नाटक जैसा है। गदाधर शास्त्री जी को पूरी स्क्रिप्ट देता है। हाँ। कि कैसे खिजाब लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर बैठना है और अपनी उम्र बिल्कुल नहीं बतानी। और दूसरी तरफ रामखेलावन को समझाता है कि आपको एक भक्त की तरह विनम्र होकर, पूरी तरह विनम्र होकर पेश आना है। कहता है घर की शेखी में मत भूलिएगा, आप जैसे उसके नौकर हैं। और जब वो मिलते हैं तो दोनों गदाधर और रामखेलावन घुटनों तक झुककर शास्त्री जी को प्रणाम करते हैं। ये पूरा दृश्य पाखंड की एक तस्वीर है, जहाँ हर कोई एक किरदार निभा रहा है, सच को छिपा रहा है और अपना अपना उल्लू सीधा कर रहा है। निराला ने इसे इतने हास्यास्पद तरीके से दिखाया है कि आप हंसे बिना नहीं रह सकते। हाँ। शादी के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। सुपर्णा अब श्रीमती गजानन शास्त्रिणी बन चुकी है। मोहन के लिए उसका प्रेम अब गुस्से और बदला लेने की भावना में बदल गया है। वो मनी मन ठान लेती है कि वो मोहन को सबक सिखाएगी। उसका चरित्र यहाँ बहुत जटिल हो जाता है। वो एक बेचारी पीड़ित नहीं है, बल्कि वो स्थिति का फायदा उठाने वाली एक अपॉर्चुनिस्ट के रूप में उभरती है। सही। वो अपने अधेड़ पति शास्त्री जी को एक सीधे साधे भक्त के रूप में देखती है और मनी मन मुस्कुराती है। उसे पता है कि इस सीधे आदमी को सीढ़ी बना के वो बहुत ऊपर जा सकती है। और शास्त्री जी भी अनजाने में उसकी मदद करते हैं। हाँ। शायद उन्हें अपनी इस युवा और तेज तरार पत्नी में एक तरह का निवेश दिखता है। वो उसे वैद्यक की किताबें लाकर देते हैं, उसे पढ़ाते हैं और फिर उसके नाम से स्त्रियों के लिए एक मुफ्त दवाखाना खोल देते हैं। ये सुपर्णा का पब्लिक लाइफ में पहला कदम है। असली ट्रिगर पॉइंट तब आता है जब सुपर्णा को तारा नाम की पत्रिका में मोहन की कविता व्यर्थ प्रणय छपी हुई मिलती है। अच्छा। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये कविता उसी के बारे में लिखी गई है और इसमें उसकी निंदा की गई है। ये घटना उसकी दबी हुई महत्वाकांक्षा को आग लगा देती है। अब उसे सिर्फ मोहन को सबक नहीं सिखाना है। नहीं, अब उसे उससे कहीं ज्यादा सफल और शक्तिशाली बनकर दिखाना है। ये उसकी निजी लड़ाई बन जाती है। और इसके लिए वो हथियार बनाती है लेखन को। उसका पहला लेख छपता है पातिव्रत्य पर। और मजे की बात यह है कि इसी लेख में वो छायावाद पर भी हमला करती है। हाँ। एक ऐसा विषय जिसके बारे में उसके पति शास्त्री जी की धारणाएं बहुत ही हास्यास्पद हैं। हाँ, ये हिस्सा कहानी के सबसे मजेदार हिस्सों में से एक है। शास्त्री जी छायावाद को व्यभिचार यानी अय्याशी का दूसरा नाम मानते हैं। क्यों? क्योंकि किसी दोस्त ने मजाक में उन्हें गंगा में डुबकी लगवाकर कह दिया था कि यही छायावाद है। क्या मतलब गंगा में डुबकी लगाना छायावाद है? हाँ। ये तो आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान जैसा लग रहा है। बिल्कुल, बिना जाने बिना समझे किसी भी चीज पर अपना फैसला सुना देना। हाँ। और निराला इसी पर तो कटाक्ष कर रहे हैं। समाज के तथाकथित धर्म के रक्षक और नैतिकता के ठेकेदार अक्सर उन चीजों की सबसे ज्यादा निंदा करते हैं जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानते। सही बात है। सुपर्णा अपने पति के इसी अधूरी और गलत जानकारी को आधार बनाकर एक जोरदार लेख लिखती है। वो प्राचीन पतिव्रत धर्म की महानता का गुणगान करती है और नए छायावादी व्यभिचार को कोसती है। और उसका लेख उसकी तस्वीर के साथ छप जाता है। हाँ, और ये पाखंड की सीढ़ी पर उसका पहला और सबसे मजबूत कदम था,
जिससे उसे प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है। एक बार प्रसिद्धि का स्वाद चखने के बाद शास्त्रिनी जी रुकती नहीं है। वो समय की नब्ज को पहचानती हैं और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ती हैं। हाँ, वो पिकेटिंग करती हैं, यानी विदेशी सामान की दुकानों के बाहर धरना देती हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या उसकी देशभक्ति असली थी? कहानी को पढ़कर लगता है कि उसके लिए ये भी अपनी पब्लिक इमेज बनाने का एक और जरिया था। उसे पता था कि उस दौर में देशभक्ति एक ऐसा मुद्दा है जिससे जनता सीधे जुड़ती है। बिल्कुल। जब महात्मा गांधी बनारस आते हैं तो वो अपना एक जेवर बेचकर उन्हें 200 रुपए की थैली भेंट करती है। तन, मन और धन से देश की सेवा का ये प्रदर्शन जनता पर गहरा प्रभाव डालता है और हर तरफ उसकी जय जयकार होने लगती है। हाँ, लेकिन एक घटना उसे रातों रात राष्ट्रीय हीरो बना देती है। वो पुलिस वाली घटना। हाँ, पुलिस उसे कुछ और सत्याग्रही स्त्रियों के साथ पकड़कर शहर से बहुत दूर सुनसान जगह पर छोड़ देती है। अब होता यह है कि वहां से उसका मायका पास था। तो वो चुपचाप बाकियों को बिना बताए अपने घर चली जाती है। और यहाँ निराला ये दिखा रहे हैं कि पब्लिक लाइफ में सच उतना जरूरी नहीं होता जितनी की कहानी। बिल्कुल। सुपर्णा की गायब होते ही शहर में हड़कंप मच जाता है। अखबारों में खबरें छपती हैं, श्रीमती शास्त्रिनी का अपहरण या पुलिस का अत्याचार। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। हाँ, 3 दिन तक वो अपने मायके में आराम करती है और जब लौटती है तो उसका स्वागत एक शहीद की तरह होता है। वाह, मतलब उसने कोई बलिदान नहीं दिया, लेकिन लोगों को एक बलिदान की कहानी मिल गई और उन्होंने उसे हीरो बना दिया। परसेप्शन इज रियलिटी। हाँ, उसने अपनी अनुपस्थिति को एक रहस्यमय बलिदान की तरह पेश कर दिया। एकदम। वो एक कुशल रणनीतिकार है, एक तरह से सोशल और पॉलिटिकल स्टार्टअप चला रही थी। सही कहा। उसने देखा कि धर्म, देशभक्ति, नारी उत्थान ये सब मार्केट में चलने वाले कीवर्ड्स हैं। और उसने इन सबको अपने ब्रांड में बहुत चालाकी से इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल। के बाद तो उनकी गाड़ी चल निकलती है, उनकी डॉक्टरी की प्रैक्टिस चमक जाती है, लेखिका के तौर पर वो स्थापित हो जाती हैं। एक बार तो वो लिखती हैं, देश को छायावाद से जितना नुकसान पहुंचा है उतना गुलामी से नहीं, और इन सब चीजों से बनी अपनी छवि के दम पर वो अंत में जौनपुर से चुनाव जीतकर एमएलए बन जाती हैं। वो गांव की सीधी साधी सुपर्णा से अब एक माननीय विधायक श्रीमती गजानन शास्त्रिनी बन चुकी है। हाँ, उसने सत्ता, सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ हासिल कर लिया है। कहानी के अंत में एक सफल राजनेता और लेखिका के तौर पर उन्हें कौशल नाम की एक बड़ी पत्रिका के दफ्तर में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। ये उनके उदय का शिखर है। वो अब उस जगह पर है जहां लोग उससे सलाह लेते हैं, उसके विचारों का सम्मान करते हैं। वो एक ताकतवर महिला है और वहां उस दफ्तर में उसकी मुलाकात किससे होती है? मोहन से। मोहन से। वही मोहन जो अब एमए करने के बाद वहां एक मामूली सहायक संपादक की नौकरी कर रहा है। एक प्रतिभाशाली लेखक जो शायद अपने आदर्शों पर टिका रहा और अब एक साधारण जीवन जी रहा है। और यहाँ कहानी का अंतिम और सबसे तीखा व्यंग सामने आता है। हाँ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पहचानते हैं। सुपर्णा जो अब श्रीमती शास्त्रिनी है, अपनी सफलता के शिखर पर खड़ी हैं, और मोहन जो शायद अपनी ही दुनिया में खुश है लेकिन सामाजिक पैमानों पर असफल है। बिल्कुल। और शास्त्रिनी जी उससे जो कहती हैं वो सुनकर तो मैं सन्न रह गया। वो बड़े उपदेश देने वाले अंदाज में कहती हैं, आप गलत रास्ते पर थे। यही तो चूड़ांत विडंबना है। सुपर्णा जिसने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर अवसर का इस्तेमाल किया, झूठ बोला, दिखावा किया, हाँ, और धर्म से लेकर देशभक्ति तक हर चीज को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, वो अब मोहन के रास्ते को गलत बता रही है। मोहन जिसने शायद कोई शॉर्टकट नहीं लिया, जिसने शायद अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, और इसलिए आज वो एक सहायक संपादक है। निराला यहाँ पाठक से एक सीधा सवाल पूछते हैं, सही और गलत का निर्णायक कौन है? और क्या समाज जिसे सफलता कहता है वही असली सफलता है? तो श्रीमती गजानन शास्त्रिनी का उदय सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये हमारे समाज के दोहरे मापदंडों, धर्म के दुरुपयोग और प्रगति के नाम पर होने वाले पाखंड का एक शक्तिशाली आईना है। बिल्कुल। निराला की ये कहानी ये महत्वपूर्ण सवाल उठाती है कि जब सफलता और सम्मान पाने के रास्ते इतने घुमावदार और अवसरवादी हों, तो सही रास्ते और गलत रास्ते का क्या मतलब रह जाता है? यह सवाल आज भी हमारे समाज में और हमारी अपनी जिंदगी में गूंजता है। सच में ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में श्रीमती शास्त्रिनी जैसे चरित्र किन रूपों में हमारे आसपास मौजूद हैं। वो कौन से नए धर्म हैं, जैसे कि प्रगति, राष्ट्रवाद, सफलता या परंपरा, जिनकी रक्षा के नाम पर आज व्यक्तिगत स्वार्थ साधे जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो निराला ने हमसे तब पूछा था, और इसका जवाब हमें आज भी खोजना है।